हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और ये रही आपकी क्लास। अभिलाषा और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एकलव्य क्लासेस पे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अपनी जीएस की क्लास और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के जो कलेक्शंस होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए नज़र डालते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो पहला क्वेश्चन है, भले ही ये क्वेश्चन नंबर 5 है क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस की जो सीरीज होती है उसमें से हमने सेलेक्ट किया है और ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो डोंट गो ऑन द नंबर्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? तो जी हाँ फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा वो होगा मीराबाई चानू। देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है। तो फ्रेंड, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू का नाम हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक महासंघ ने अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है, यानी कि इनका नाम अर्जुन अवार्ड के लिए। और आप सबको मालूम है, हम सभी जानते हैं कि अर्जुन अवार्ड जो खेल के क्षेत्र में है, जो सबसे अहम अवार्ड होता है फ्रेंड। तो मीराबाई का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया है। किसने भेजा है? भारतीय भारोत्तोलक, यानी कि ये भारोत्तोलन से रिलेट करती हैं, ये जो वेट लिफ्टिंग होती है उसमें ये मीराबाई चानू अपना खेल खेलती हैं, ठीक है। मतलब इनका जो खेल है, जो इस चैंपियनशिप में, वो ये इनका है कि ये भारोत्तोलन का इनका अपना क्षेत्र है, ठीक है फ्रेंड। तो महासंघ ने अर्जुन अवार्ड के लिए इनका नाम भेजा है। मीराबाई चानू को वर्ष 2018 में विराट कोहली के साथ प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है फ्रेंड। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड वो ये है कि डॉक्टर मोहम्मद रजा ने लद्दाख के कारगिल में कितने किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा 5 किलोवाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब कुछ नज़र डालते हैं इस पर। तो फ्रेंड्स, भारत के पशु, भेड़ और मछली पालन के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रजा ने हाल ही में लद्दाख के कारगिल में 5 किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह सोलर लिफ्ट संयंत्र प्रोटोटाइप है जो कि सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों की समस्या को हल करेगा। और हम सब जानते हैं कि लद्दाख में पानी की कितनी कमी होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड कि ये फ्रेंड क्वेश्चन है कि भारत के किस हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जे जयललिता के भतीजे और भतीजी को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है? जी है फ्रेंड, ये मसला भी सॉल्व हो गया कि जयललिता का जो संपत्ति है, इनकी जो संपत्ति है उसका मतलब इसका जो वैध उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? तो फ्रेंड, उनके भतीजा और उनके भतीजी को उनकी संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। और किस हाई कोर्ट के तहत हुआ है? जो फ्रेंड, ये मद्रास हाई कोर्ट के तहत ये घोषित हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री जे जयललिता के भतीजे दीपक और भतीजी दीपा को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है। दीपक और दीपा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दूसरी श्रेणी का कानूनी वारिस घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में कुल एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 18%, यानी कि 18%। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में कुल एफडीआई 18% बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष भाग को लगभग 62 अरब डॉलर मूल्य का एफडीआई मिला था। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है फ्रेंड। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दिन यानी कि 31 मई के दिन जो हमारा जो न्यूज़ है उससे क्या
क्विज बनता है क्या, प्रश्नोत्तरी बनती है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा पहला है क्वेश्चन वो ये है कि करंट अकाउंट खोलने में नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा सिटी बैंक, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है ये क्वेश्चन। तो उस पर हम भी नज़र डालते हैं कि वो कौन सा बैंक है। तो वो बैंक है फ्रेंड सिटी बैंक। करंट अकाउंट खोलने में नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही बैंक ने करंट अकाउंट खोलते समय कई ग्राहकों को दूसरे बैंकों की क्रेडिट सुविधा के बारे में जानकारी देने की लापरवाही की है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रहा होगा तो फिर उसको अंडरस्टिमेट करिएगा, क्योंकि अगल बगल कुछ काम चल रहा है। सो हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो ये है कि फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पे है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि रोजर फेडरर। इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड वो है 4। अब देखते हैं। तो रोजर फेडरर फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी जो कि फुटबॉलर हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, इनको पीछे छोड़ दिया। रोजर फेडरर जो कि टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। मशहूर उर्दू लेखक व्यंगकार मुज्तबा हुसैन का हाल ही में किस शहर में 84 साल की उम्र में निधन हो गया। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। मशहूर उर्दू लेखक व्यंगकार मुज्तबा हुसैन, इनका नाम था मुज्तबा हुसैन, इनका हाल ही में हैदराबाद में 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले वर्ष नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आए थे। उन्होंने पद्मश्री सम्मान लौटाने की घोषणा की थी, जिससे उन्हें साल 2007 में सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली लगातार कौन से वर्ष टॉप 100 में शामिल हुए। तो इसका आंसर होगा चौथे वर्ष। जी हाँ फ्रेंड, ये जो विराट कोहली हैं वो फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की जो चौथे वर्ष सूची निकली थी उसमें टॉप 100 में है। ठीक है फ्रेंड, अब कुछ चर्चा देख लेते हैं फ्रेंड कि सरकारी योजना और पहल क्या है। तो उसको एक आउटलाइन देख लेते हैं, बस वन लाइनर। कि सरकार ने युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू की। उसमें पॉइंट्स हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने युवा करके एक इनका मतलब निकला है। इसमें युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू की है। यहाँ युवा का मतलब युवा, आगामी और बहुमुखी लेखकों से है। इस देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसे भारत @75 परियोजना यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। यह युवा पीढ़ी के लेखकों को विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मतलब ये युवाओं को प्रोत्साहित करेगा कि वो जो भी हमारे पीछे जो भी महान लोग हैं जो अच्छा कार्य इस देश के लिए करके गए हैं, तो उसे कोई भूले ना, या फिर आने वाली पीढ़ी भी उसके बारे में जाने, उसके लिए ये स्पेशली मदद करेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसे शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। 75 लेखकों का चयन इसमें होगा फ्रेंड। कुछ चयनित युवा लेखक दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ बातचीत करेंगे। नेक्स्ट है कि इस मेंटरशिप योजना के तहत लेखकों को 6 महीने के लिए 50,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है युवाओं के लिए जो कि राइटिंग स्किल्स में उनका क्या कहते हैं इंटरेस्ट है, तो वो इसके लिए जा सकते हैं जब भी ये लॉन्च होगा। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण देश यानी कि 31 मई यानी कि आज का दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि तंबाकू का बहिष्कार आज के दिन होना चाहिए स्पेशली। इसे तो बहिष्कार हमेशा होना चाहिए, बट स्पेशली 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ इसके हेडलाइंस हैं, देख लेते हैं क्या हैं। कुछ पॉइंट्स हैं।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। यह तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य तंबाकू महामारी की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना और इससे होने वाली मृत्यु और बीमारी से बचाव करना है। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1987 में एक प्रस्ताव पारित कर विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड वो 1987 यानी कि 1987 में हुई थी। WHO के अनुसार तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है। लगभग 70% तंबाकू उपयोगकर्ताओं के पास तंबाकू छोड़ने के साधनों तक पहुंच नहीं है। मतलब जो भी निकोटीन वगैरह जो भी टैबलेट्स वगैरह आती हैं उनके पास लगभग 70% लोगों के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे वो तंबाकू को छोड़ सके, क्योंकि तंबाकू हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए इस दिन को एक दिन के रूप में मनाया जाता है, ताकि एक दिन रख दिया गया ताकि उस दिन हम इसके प्रति जागरूकता लोगों में फैला सकें। इस वर्ष के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो है। इस वर्ष का जो थीम है वो ये है कि विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो। ठीक है, ये स्लोगन है कि अगर विजेता बनना है तो आपको तंबाकू छोड़ना होगा। नेक्स्ट है कि तंबाकू के मौजूद निकोटीन हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था। कुछ और क्विज है जिसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्विज इस प्रकार है फ्रेंड कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पर नियुक्त किया गया। ठीक है, अमेरिकी जो राष्ट्रपति इस समय हैं जो बाइडेन, उन्होंने किस भारतीय को या किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा अरुण वेंकट रमन। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड फ्रेंड, बट सब लोग घर से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम हर वक्त अकेले तो रह नहीं सकते। खैर, वो तैयारी पे कोई हमारा मतलब इंटरप्शन नहीं होगा, इट्स ओके, हम मैनेज कर सकते हैं इतना। तो फ्रेंड हमारा जो क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पर नियुक्त किया है, तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए है, अरुण वेंकट रमन। नेक्स्ट है कि अनातोले कोलिनेट माकोशो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड इसका आंसर होगा कांगो। अनातोले कोलिनेट माकोशो को कांगो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इस बारे में हम बात कर चुके हैं फ्रेंड, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो ये होगा प्रोफेसर CN राव। ये कुछ 23 मई की न्यूज़ में ये खबर आई थी, तो उस दिन हमने इस पर डिस्कशन किया था, जो कि आज एक क्विज के रूप में है। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया प्रोफेसर CN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ कि हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री के सामाजिक विज्ञान मतलब हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। एक तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्पेन का जो सर्वोच्च पुरस्कार वो क्या है फ्रेंड, तो स्पेन का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस। इससे किसको नवाजा गया है फ्रेंड, तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन को जो स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस है इससे नवाजा गया है, और ये अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, और इनको सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व थायराइड दिवस यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 5 का P ऑप्शन, यानी कि 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं, तो नहीं फ्रेंड यहीं पे हमारा क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब इस पर टिक कर दीजिएगा फ्रेंड, इस पर भी टिक कर दीजिएगा। और अगर आपके कुछ भी सुझाव हैं तो हमें ये जो कमेंट सेक्शन है इसके बॉक्स में आप हमको कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कल तक के लिए फ्रेंड बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले दिन।